Hello, hi guys. So I'm back with another video. Definitely this is another video. ये कैसी बात बोल रहे हो सर? सही बात है यार. ठीक है. हाँ. तो अभी इस वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड समझेंगे. ऐसा करते हैं ग्राफिकल मेथड समझते हैं बस इस वीडियो में और रेशियोज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे. आप लोगों को थोड़ी बेहतर क्लैरिटी रहेगी, ईज रहेगी पढ़ने में. तो एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं इस पे. ठीक है. उससे पहले अ लिटिल इंट्रोडक्शन. अब आप लोग बोलोगे यार इंट्रोडक्शन क्यों देते हो हर बार? क्योंकि हर बार हो सकता है यार नए लोग वीडियो देखें, तो आई वांट देम टू फील मी एज अ क्रेडिबल सोर्स, कि भाई मैं कोई भी रैंडम एवी बंदा नहीं है जो आके पढ़ा रहा है. एक बंदा है जिसे समझ है मैथमेटिक्स की, जिसे समझ है 10वीं कक्षा की, वो आपको पढ़ा रहा है. तो आप पूरा श्योर हो सकते हैं, पूरा उस बंदे को यूज कर सकते हैं, उससे पूरा एब्जॉर्ब कर सकते हैं चीजें, और एकदम सटीक एकदम सही चीज पढ़ाएगा. इसलिए इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको. ठीक है. सो आई एम पराग. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT Roorkee in 21 and I secured merit in 10th class. My board was Rajasthan board, and I'll be your maths teacher. So let's start and play with maths. Okay. Yeah. So let's start with graphical method. If we are talking about graphical method, then uh, just a brief recap, like pair of linear equation in two variables. This is how the things will fare out at the end. And to solve these equations, we have two methods, graphical and algebraic. And in this video, I am going to discuss graphical method. Okay. So graphical method of a solution of a pair of linear equations. Okay. तो पहले तो बेसिक सी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, फिर ग्राफिकल पे जाएंगे. कि अगर दो इक्वेशंस हैं, वहां पे अगर उनका कोई सोल्यूशन नहीं है तो उनको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. अगर उनका सोल्यूशन है तो उनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. क्या कहते हैं साहब? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. और अगर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं तो ये भी consistent तो है. This is also consistent, but within consistent this has a special name, that is dependent pair of equations. That is dependent pair of equations. तो अगर दो इक्वेशंस हैं, अगर नो सोल्यूशन है तो दैट विल बी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सोल्यूशन है तो दैट विल बी कंसिस्टेंट. बट सॉल्यूशन में अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस है तो दैट विल बी डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. तो ये टर्मिनोलॉजीज बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपको. ठीक है. अब जब ये क्लियर है हमको, जो मैं बता रहा था, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट. ओके. अब जब ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर है तो हम इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं. कि भाई जब हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात करेंगे, कंसिस्टेंट में स्पेसिफिकली जब वन सॉल्यूशन हो वो वाली, जो यूनिक सॉल्यूशन हो वो वाली, तो लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट. अगर लाइंस सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब उनका यूनिक सॉल्यूशन है, और ऐसी लाइन को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहेंगे. हमने क्या बोला था? अगर सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाता है. तो सिंगल पॉइंट में काट रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट पेयर कहलाएगा. खत्म बात. लाइंस कोइंसिडेंट हो सकती है, मतलब ये लाइन है, इसी के ऊपर ये लाई कर रही है. लेट थोड़ा अलग पेंस लेके चलते हैं. ये लाइन है, इसी के जस्ट ऊपर ये लाइन लाई कर रही है, तो कोइंसाइड कर गई ये दोनों लाइन. तो इस केस में क्या है, हर पॉइंट जो है वो सोल्यूशन है. तो ये कंसिस्टेंट तो ये भी है, पर कंसिस्टेंट के अंदर ये स्पेसिफिक, इसको बोला जाता है डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. ठीक है. तो सबसे पहले हमने बोला कि यार लाइंस हमारी एक पॉइंट पे काट रही हैं, दैट इज माय फर्स्ट केस. तो यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहेंगे. दूसरा हम बोल रहे हैं कि भाई लाइंस कोइंसिडेंट है, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कह रहे हैं. तो तीसरा है लाइंस पैरेलल हो सकती है. हमारी लाइंस ऐसे हो सकती है, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, तो क्या कोई सोल्यूशन होगा कॉमन? नहीं होगा, तो नो सोल्यूशन, और इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. तो ग्राफिकली यही फंडा है बस, और कुछ है ही नहीं.
ग्राफिकली इट्स ऑल अबाउट दैट। कभी भी आपको बोला जाए कि यार ग्राफिकली सोल्यूशन निकालो, तो आपको क्या करना है, लाइंस प्लॉट करनी है। अगर वो लाइन एक पॉइंट पे कट करेगी तो कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है। कोइंसाइड करेगी तो कंसिस्टेंट है पर डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। और पैरेलल होंगी तो नो सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे अब ये एग्जांपल दिया है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही होगी, प्लॉट करके निकाल सकते हो। ये कोइंसाइड कर रही है, ये पैरेलल है। अब ये चीज हम अभी मैं इसमें क्यों नहीं जा रहा हूँ, ये प्लॉट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हम बहुत सारी ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो प्लॉट करेंगे। अगर आप में से किसी की दिलचस्पी है तो जब तक ये आपके लिए खुद का होमवर्क है, मैं अगली वीडियो ना डालूं तब तक आप खुद से इन लाइंस को प्लॉट करो और देखो क्या ये सही लिखा है इंटरसेक्ट, क्या ये सही लिखा है कोइंसाइड, क्या पैरेलल सही लिखा है, करके देखो इसको। अगर आप कर पाओगे तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक स्टेप आगे चल रहे हो। यही अच्छा स्टूडेंट करता है। जब टीचर कुछ पढ़ा देता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता है, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कुछ कमाल का करने की कोशिश करता है। अगर आप कुछ कमाल का कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, मजा आएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा। अब इसी वीडियो में ये भी कवर कर लेते हैं रेशोज वाला। तो देखो भाई क्या है कि रेशोज में क्या सीन चल रहा था। तो देखो क्या है, ये है x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू जीरो। तो इसका a1 बाई a2 निकालो, b1 बाई b2 निकालो, c1 बाई c2। तो क्या है ये a1 बाई b2, ये पहले आप थोड़ा बेसिक फॉर्म्स तो दिमाग में रखो। ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, तो ऐसे तो ये दिस इज a1, दिस इज b1, दिस इज a2, दिस इज b2, दिस इज c2, c1 इज जीरो। मतलब जब भी ऐसी इक्वेशन हो तो एक जगह लेके आना है आपको इसको। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या बोला मैंने, ये a1 है, ये सॉरी, ये a1 है, ये b1 है, c1 जीरो है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे इक्वल टू 9 होता ना तो -9 लेके आना होता, तब आप देखते ऐसे कंपेयर नहीं करते। ठीक है, तो a1 बाई a2 करो 1/3, b1 बाई b2 करो -2/4, c1 बाई c2 करो 0/-20। इक्वल नहीं है ये। और हमारा ग्राफिकली क्या पता चला, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। एल्जेब्रिक क्या, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक। ये आपके फंडामेंटल रूल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे तो मैं कहूंगा आपसे कि यार याद कर लो, पर मतलब ये हमने क्या किया, हमने ये लाइंस देखी, ग्राफिकली देखा ये इंटरसेक्ट कर रही है, एल्जेब्रिक उसका इंटरप्रिटेशन ये हो गया अपने आप। और ये रेशोज का कंपैरिजन हमने यहाँ से देख लिया। अब मैं आपसे कहूंगा कि यार जब भी रेशोज ये हो तो ये चीज होगी, याद रख लो। पर इसको अगर आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं इसको लास्ट में बताता हूँ कॉमन सेंस का प्रूफ। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, 4x प्लस यहाँ पे देखो 2/4, 3/6, ये सब सेम है। कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये बराबर है पर ये बराबर नहीं है, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये प्रूफ कैसे आता है ये देखो। जब a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों सेम होंगे भाई, जब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन है। अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 सेम है तो वो क्या है, वो दूसरी इक्वेशन k टाइम्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो ही तो है। तो k तो कट गया, रूट्स वैल्यूज तो सेम ही आएगी x की। तो लाइंस हमारी कोइंसिडेंट ही होनी है, इसलिए ऐसे केस में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और जब आप देखोगे कि यार ax प्लस by प्लस c1 कोई एक लाइन है, ax प्लस by प्लस c2 कोई एक लाइन है, मतलब ये जो रेशो है, मतलब इसको ऐसे बोल दो, यहाँ पे बोल दो k टाइम्स कुछ है। अगर ये रेशो सेम है इसका मतलब उनकी स्लोप सेम है। स्लोप सेम है मतलब अब ये यार स्लोप का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, पर ऐसा होता है, तो स्लोप सेम होती है उनकी। स्लोप सेम है लाइन की, तो लाइन की जब स्लोप सेम होती है तो वो पैरेलल होती हैं, इसीलिए ये पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, और बाकी इस केस में स्लोप ही अलग है, तो जब दो लाइंस का स्लोप अलग होगा, अगर हल्की सी भी टेढ़ी हुई लाइन तो वो काटेगी ना। और स्लोप सेम भी नहीं है, स्लोप सेम नहीं है, अलग ही है, तो काटेगी काटेगी, तो इंटरसेक्ट ही करेगी, अलग होगा तो स्लोप उस हिसाब से ही आता है। तो मतलब हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले ग्राफिकल मेथड देखा, फिर हमने रेशोज
ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था उसके साथ देखा कि रेशोज क्या हैं उनके, और वो हम याद रख लेंगे, ठीक है। पर मैंने आपको हल्का सा जस्ट दिया है, हल्का सा दिमाग में वो दिया है कि कैसे होता है, कि जब एग्जैक्ट सेम होते हैं सारे रेशोज तो उसका मतलब वो कोइंसिडेंट है, वो कैसे हुआ। जब दो सेम है, सी सेम नहीं है, तो वो पैरेलल कैसे हुए, या फिर जब कोई भी सेम नहीं है तो वो काट कैसे रहे हैं, उसका हल्का सा फ्लेवर दिया है आपको। अगर समझ में आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें, याद रखो और आगे बढ़ो, ठीक है। अपन बाद में अगर कुछ इस टाइम बचा अपने पास तो अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, तब मैं और जाऊंगा इसमें डीप, ठीक है। तो अभी याद रखो, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये उल्टा भी हो सकता है ना, पैरेलल है तो a1/a2 इज इक्वल टू, तो अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है तो कोइंसिडेंट, ऐसे याद रखो, नंबर वन। फिर नंबर टू, अगर ये दोनों बराबर हैं पर ये बराबर नहीं है तो पैरेलल, और अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है तो फिर उस केस में तो काटेगा, इंटरसेक्टिंग हो गया, ठीक है। और इसमें कोई कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी आपसे पूछ सकता है वो, तो अगर कंसिस्टेंट पूछेगा तो ये हमारे दोनों कंसिस्टेंट हैं एंड दिस वन इज इनकंसिस्टेंट। इसमें बिल्कुल भी शंका का विषय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बी श्योर अबाउट इट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी बोला है कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो सो आई गेस दिस इज क्लियर। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए ग्राफिकल मेथड का। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद हम। सो थैंक यू वेरी मच, आई रियली एंजॉयड दिस सेशन।